अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मिस मरकरी की क्लास में सबका वेलकम। मेरा नाम मरकरी है। मैं पीरियोडिक टेबल में पीरियड 6 और ग्रुप 12 में पाई जाती हूँ। मेरा सिंबल Hg है। मेरा ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के ट्रांजिशन मेटल ग्रुप से है। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। केमिकल एक्विलिब्रियम, कीमियाई तवाज़ुन। आज के टॉपिक में हम रिवर्सिबल रिएक्शंस, डायनामिक एक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। फितरत में फिजिकल और केमिकल एक्विलिब्रियम की बहुत सी मिसालें पाई जाती हैं। हमारा वजूद भी फिजा में होने वाले मजहर कुदरती एक्विलिब्रियम का मरहून मिन्नत है। सांस लेने के अमल के दौरान हम ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, जबकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। ये कुदरती अमल जमीन पर जिंदगी की मौजूदगी का जिम्मेदार है। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले एक्विलिब्रियम क्या होता है, आइए इस पर एक वीडियो को देखते हैं। जिंदगी बैलेंस का नाम है। आपको बैलेंस चाहिए। बैंक अकाउंट बैलेंस, डाइट बैलेंस, काम और खेल के दरमियान बैलेंस और सेहतमंद अंदरूनी निजाम जो आपको हर वक्त गिरने से रोकता है। और बहुत सी चीजें इस बैलेंस को बिगाड़ सकती हैं। चीज की एक फैक्ट्री में एक बुरी रात, और हो सकता है कि आप अपनी समाजी जिंदगी और सेहत और माल सब में कमी पाएं। साइंस में तवाजुन के लिए हम इक्विलिब्रियम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा, जब किसी कुदरती निजाम का तवाजुन बिगड़ जाए तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम से बाहर हो गया है। लेकिन ये हमेशा बुरी चीज नहीं होती, क्योंकि फितरत हमेशा तवाजुन को बरकरार रखने का तरीका ढूंढ लेती है। जैसे जंगल में हिरन की आबादी अचानक बेकाबू हो जाए और बहुत ज्यादा तादाद हो जाए तो उनके पास खुराक की कमी हो जाएगी और शिकारी उधर आबादी में आ जाएंगे और इनका मस्कन यकीनन तबाह हो जाएगा। बहुत से केमिकल रिएक्शंस बिल्कुल हमारी तरह काफी मुशक्कत से गुजरकर मुतवाजन होते हैं। ये आम बात है, क्योंकि अमूमन केमिकल रिएक्शंस को बिल्कुल सीधे अवामिल की तरह तसव्वुर करना मददगार होता है, लेकिन दरअसल बहुत से रिएक्शंस कभी खत्म नहीं होते जब रिएक्टेंट्स आपस में अमल करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारा अमूमन क्या मतलब होता है? तकनीकी लिहाज से इसे फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात एक मुखालिफ रिएक्शन भी होता है जो मसनूआत के वापस रिएक्टेंट्स में तब्दील होने की वजह से रूनुमा होता है। हम इसे रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। और जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक ही शरह से रूनुमा हो रहे हों तो इसे केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मिसाल के तौर पर हैबर प्रोसेस की मिसाल लें, जिसमें हवा में नाइट्रोजन से अमोनिया बनने का अमल रूनुमा होता है। जब हम इसे बतौर रिडॉक्स रिएक्शन बयान करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अमल करके अमोनिया बनाती हैं। इन गैसेस के कतरों का इर्तिकाज इन्हें कम टकराने पर मजबूर करके लगातार अमल करने वाला बनाता है। लिहाजा फॉरवर्ड रिएक्शन की शरह सुस्त हो जाती है और इसी वक्त अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, यानी अमोनिया के ज्यादा मालिक्यूल्स अमलकार गैसों में टूटने के लिए मैसर होते हैं और रिवर्स रिएक्शन हैरानकुन तौर पर तेज हो जाता है। बिलाखिर ये दोनों अवामिल ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां इनकी शरह यकसा हो जाती है। इस मुकाम पर कोई काबिल जिक्र तब्दीली किसी भी गैस की कंसंट्रेशन में नहीं होती और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया बनाते रहते हैं, जबकि अमोनिया टूटकर उसी वक्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तब्दील होता रहता है। गौर करें कि मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा कि अमल रुक जाता है। बुनियादी तौर पर अमल बिल्कुल नहीं रुकता। सिर्फ ये होता है कि हमें कोई तब्दीली उस वक्त नजर नहीं आती, क्योंकि हर चीज जो एक सिमत में रूनुमा होती है वो मुकम्मल तौर पर दूसरी तरफ रूनुमा होने वाले रिएक्शन के साथ तवाजुन में होती है। इसलिए इस तरह के रिएक्टेंट्स को जाहिर करने के लिए दो तरफा तीर का निशान लगाया जाता है, जो जाहिर करता है कि अमल दो तरफा है। हम कहते हैं कि एक तब्दीली रिएक्शन को दाईं जानिब शिफ्ट कर देती है अगर ये ज्यादा मसनूआत बना रही हो, और बाईं जानिब अगर इससे ज्यादा रिएक्टेंट्स बन रहे हों। इस सब को फ्रांसीसी कीमियादान हेनरी लुइस ली चैटियर ने उम्दा अंदाज में बयान किया है, जो 1850 में पेरिस में पैदा हुआ। आज हम इसके नजरिए को ली चैटलियर्स के असूल के नाम से जानते हैं, और इसके मुताबिक अगर किसी सिस्टम पर कुव्वत लगाई जाए जो इक्विलिब्रियम की हालत में हो, तो सिस्टम उसी सिमत में आगे बढ़ेगा जो उस कुव्वत को कमतर कर दे, जो आगाज करने वालों के लिए मुख्तलिफ तरीकों से रूनुमा हो सकता है। एक रिएक्शन में कई मादों की कंसंट्रेशन को तब्दील करके इसे किसी भी इस सिमत में आगे बढ़ाकर जो इसके पहले तवाजुन को यकजा कर दे। मसलन एक बार जब हैबर रिएक्शन तवाजुन में हो,
اگر آپ اس مکس میں مزید نائٹروجن شامل کرنا چاہیں تو موجودہ نائٹروجن کے پاس عمل کرنے کے لیے زیادہ نائٹروجن ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں یہ زیادہ امونیا بنانا شروع کر دے گی، یعنی ری ایکشن یقینی طور پر دائیں جانب چلا جائے گا جب تک کہ یہ خود کو توازن میں نہ لے آئے۔ اسی طرح کچھ امونیا ہٹانے سے بھی یہی اثر ہوگا، یعنی ٹوٹنے کے لیے کم امونیا میسر ہوگا، لہٰذا امونیا کے بننے کا عمل عارضی طور پر نائٹروجن اور ہائیڈروجن کے بننے کے عمل سے تجاوز کر جائے گا اور ری ایکشن دوبارہ دائیں جانب شفٹ ہو جائے گا حتیٰ کہ توازن بحال ہو جائے گا۔ 8 سال کے بعد جرمنی کے کیمیاء دان فریڈز ہیبر غالباً دنیا کا ذہین ترین شخص ہوگا جس نے وہی کام کر دکھایا جو لی چیٹلیئر کرنا چاہ رہا تھا اور جس کے نتیجے میں اسے اپنے لیب اسسٹنٹ کی جان گنوانی پڑی۔ ہیبر کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اس عمل کو ہیبر پروسیس کا نام دے دیا گیا تھا، جس سے کیمیائی دھماکہ کرنے والی اشیاء بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جس نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ورلڈ وار 1 اور 2 میں مارا۔ لیکن سائنس میں کوئی جیتا یا ہارا ہوا نہیں ہوتا۔ ہیبر پروسیس نے بے شمار لاکھوں جانیں بچائی بھی ہیں، کیونکہ نائٹروجن کو فکس کرنے کی اہلیت نے کیمیکل فرٹیلائزرز کو ممکن بنایا اور بنیادی طور پر جدید ایگریکلچر میں انقلاب برپا کیا ہے۔ یہاں پریشر کو زیر غور رکھنا بھی ضروری ہے۔ جب آپ ہیبر پروسیس کی مساوات کو دیکھتے ہیں، مثلاً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیس کے 4 مول گیس کے 2 مول بنا رہے ہیں، لہذا فارورڈ ری ایکشن والیوم کو کم کر دیتا ہے جبکہ ریورس ری ایکشن اسے بڑھا دیتا ہے۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ پریشر زیادہ والیوم والے ری ایکٹنٹس پر زیادہ سٹریس ڈالے گا بنسبت کم والیوم والی پروڈکٹس پر، لہذا ری ایکشن دائیں طرف شفٹ ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں زیادہ امونیا پیدا ہوگا جس قدر وہ کم پریشر پر ہوتا ہے۔ بلا شبہ انڈسٹریل ہیبر پروسیس نے یہ کر دکھایا۔ پریشر کے 200 ایٹماسفیئر پریشر کو کم کر کے اسی دوران الٹا اثر ہوگا اور ری ایکشن اس سمت میں رونما ہوگا جو پریشر کو واپس وہاں لے آئے گا جس مقام پر وہ پہلے تھا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سب کو ایکلیبریم کے بارے میں اچھی معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی۔ ایک کیمیکل ری ایکشن میں جو اشیاء آپس میں ری ایکٹ کرتی ہیں انہیں ری ایکٹنٹس کہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بننے والی اشیاء پروڈکٹس کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب ری ایکٹنٹس H2 اور O2 آپس میں ری ایکٹ کرتے ہیں تو پروڈکٹ H2O بناتے ہیں۔ زیادہ تر ری ایکشنز جن میں پروڈکٹس دوبارہ سے ری ایکٹنٹس بنانے کے لیے ری ایکٹ نہیں کرتے irreversible ری ایکشنز کہلاتے ہیں۔ ان ری ایکشنز کو تکمیل شدہ مانا جاتا ہے اور انہیں ری ایکٹنٹس اور پروڈکٹس کے درمیان ایک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب ہم ریورسیبل ری ایکشن پر ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جب ہم ایگ فرائی کرتے ہیں تو ناممکن ہے کہ ہم اسے دوبارہ فرائی کرنے کے بعد واپس پہلی شکل میں لا سکیں۔ بہت سے ری ایکشنز اسی انداز میں رونما ہوتے ہیں، ایک دفعہ رونما ہو جائیں تو ناقابل واپسی ہوتے ہیں۔ ایک عمدہ مثال میگنیشیم کے جلنے کی لے لیں جو جل کر میگنیشیم آکسائڈ بناتا ہے۔ ریورسیبل ری ایکشنز وہ عوامل ہیں جن میں بنی ہوئی مصنوعات واپس اپنی اصلی حالت میں جا سکتی ہیں اور یہ عمل کسی بھی سمت میں رونما ہو سکتا ہے۔ یہ ری ایکشن کے تیر کا نشان ہم ریورسیبلٹی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ریورسیبل ری ایکشن کی ایک مثال امونیم کلورائڈ کی تھرمل ڈیکمپوزیشن ہے، جس کے نتیجے میں امونیا اور ہائیڈروجن کلورائڈ بنتے ہیں۔ امونیم کلورائڈ کو ایک بوائلنگ ٹیوب میں رکھیں اور برنر استعمال کرتے ہوئے اسے گرم کریں۔ اس بات کا دھیان رہے کہ یہ عمل فیوم کپ بورڈ میں رونما ہوا ہے، کیونکہ امونیا اور ہائیڈروجن کلورائڈ دونوں ہی کروسیو گیسز ہیں۔ اگر ہم سرخ لٹمس پیپر کو بوائلنگ ٹیوب کے منہ پر رکھیں تو یہ نیلا ہو جائے گا، جو کہ امونیا کی موجودگی کی تصدیق کرتا ہے۔ جب نیلا لٹمس پیپر سرخ ہو جائے تو یہ ہائیڈروجن کلورائڈ کی موجودگی کی تصدیق کرتا ہے۔ بوائلنگ ٹیوب کو آگ پر سے ہٹا دیں اور ٹھنڈا ہونے دیں۔ ٹیوب کے منہ کے قریب نظر ڈالیں تو آپ کو سفید کرسٹلز نظر آئیں گی۔ یہ امونیم کلورائڈ کے کرسٹلز ہیں۔ یہاں کیا واقع ہوا ہے؟ یہاں امونیم کلورائڈ نے تھرملی ڈیکمپوز ہو کر امونیا اور ہائیڈروجن کلورائڈ بنائے ہیں۔ بنے ہوئے امونیا اور ہائیڈروجن کلورائڈ نے آپس میں عمل کر کے امونیم کلورائڈ بنایا ہے، لہٰذا یہ ایک ریورسیبل ری ایکشن ہے۔ امونیم کلورائڈ کی تھرمل ڈیکمپوزیشن کو بعض اوقات سبلیمیشن کا رد عمل کیوں کہا جاتا ہے؟ ویڈیو کو روک کر برائے مہربانی اس پر غور فرمائیں اور جب غور کر چکے تو ویڈیو کو دوبارہ سے پلے کر لیں۔ یہاں آپ کو اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ حالتوں کی تبدیلی کے بارے میں غور کریں کہ حالت کی تبدیلی کے دوران مادہ کو کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی مادہ ٹھوس حالت سے
गैसी हालत में जाता है तो ये कहा जाता है कि ये सबलाइम हो गया है। हालत की ये तब्दीली कोई रद्द-ए-अमल नहीं है, क्योंकि मादा बजाते खुद तब्दील नहीं हुआ। हमारी मिसाल में ठोस अमोनियम क्लोराइड गैसी अमोनियम क्लोराइड नहीं बनाता, बल्कि हरारत के ज़ेर असर ये डिकम्पोज होकर अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। लिहाजा ये सब्लिमेशन का अमल नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शन को जानने के बाद अब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है इसको समझने के लिए एक और वीडियो देखते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम तक पहुंचने की शराइत और मिसालें। तसव्वुर करें कि आप एक गड्ढा खोद रहे हैं, और तसव्वुर करें कि जब आप खोद रहे हो और आपका दोस्त उसको दोबारा भरता जा रहा हो। अगर आप अपने दोस्त की निस्बत ज्यादा तेजी से गड्ढा खोद रहे हैं तो गड्ढा बढ़ता जाएगा, और अगर आपका दोस्त आपकी निस्बत ज्यादा तेजी से गड्ढा भरता जा रहा है तो गड्ढा छोटा होता जाएगा। लेकिन आप दोनों अगर एक ही रफ्तार से काम कर रहे हों तो गड्ढे की जिसामत पर कोई असर नहीं होगा। यही नजरिया रिवर्सिबल रिएक्शंस पर भी लागू होता है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की शरह यकसा है बानस्बत प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की रिवर्स रिएक्शन में शरह के, तो ये मतवाजन हालत है जिसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्योंकि दोनों अवामल बैक वक्त रूनुमा हो रहे हैं, अगरचे कोई मुशाहदाती तब्दीली ना हो। एक कीमियाई निज़ाम के लिए ऐसा रिएक्शन या हालत की तब्दीली का मतवाजन होना जरूरी है। इसको दो शराइत पूरी करनी चाहिए। पहली तो ये कि इसे रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, और दूसरी ये कि ये प्रोसेस एक क्लोज्ड सिस्टम में रूनुमा होना चाहिए। एक क्लोज सिस्टम वो है जहां मादा की तब्दीली ना हो बल्कि सिर्फ एनर्जी की तब्दीली हो। एक मतवाजन रिएक्शन की मिसाल ये हो सकती है कि एक बंद बर्तन में हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए हो रहा हो। इस अमल के शुरू में हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और फिर ये कंसंट्रेशन कम हो जाती है जब हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन वकू पजीर होता है, और जब हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है तो रिवर्स रिएक्शन फिर रोनुमा होने के काबिल होता है, और वक्त के साथ साथ हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन यकसा हो जाती है। यहाँ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और आयोडीन का अमल हाइड्रोजन आयोडाइड पैदा करने के लिए इसी शरह पे रूनुमा हो रहा है जिस पर हाइड्रोजन आयोडाइड के टूटने पर हाइड्रोजन और आयोडीन में तब्दील होने का अमल रूनुमा होता है। कोई मुशाहदाती तब्दीली बज़ाहिर नहीं है, अगरचे फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं। ये अमल रुका नहीं है बल्कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की सतह पर पहुंच गया है। इस अमल को क्या होगा अगर एक ग्लास जार का ढक्कन खोल दिया जाए? इसके बारे में सोचने के लिए वीडियो को रोकें, और जब सोच लें तो फिर दोबारा से इसे प्ले कर दें। अगर ढक्कन हटा दिया जाए तो तवाज़ुन बरकरार नहीं रहेगा, क्योंकि अवामिल और पैदावार इस सिस्टम से बाहर निकलने के काबिल हो जाएंगे। माया हालत में ब्रोमीन कमरे के टेम्परेचर पर गैशियस ब्रोमीन के लिए तवाज़ुन कायम करती है। याद रखें कि ये कोई रिएक्शन नहीं है बल्कि एक हालत की तब्दीली है। हालत की तब्दीली दरुस्त हालात के मातहत तवाज़ुन की हालत में जा सकती है, जैसे कि माया ब्रोमीन बुखारात बनकर गैशियस ब्रोमीन में तब्दील होती है और फ्रीज हो जाती है। चूंकि ये दोनों अवामिल एक ही शरह के लिहाज से बैक वक्त रोनमा होते हैं, कोई नजर आने वाली तब्दीली तो रोनमा नहीं होती, लेकिन सिस्टम दर हकीकत डायनामिक तवाज़ुन में आ जाता है। खुलासा ये है कि एक कीमियाई सिस्टम उस वक्त मुतवाज़न होता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन की शरह रिवर्स रिएक्शन के यकसा हो। कोई मुशाहदाती तब्दीली बज़ाहिर रोनुमा नहीं होती, लेकिन रिएक्शन दोनों अतराफ में रोनुमा हो रहा होता है, लिहाजा इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। उम्मीद है कि आज की तमाम वीडियो को देखने के बाद आप सब रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में अच्छे से मुफीद मालूमात हासिल कर चुके होंगे। अब हम इसी टॉपिक से मुतालिक एजुकेशन गेम या सिमुलेशन देखते हैं।
इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर कार्बन का एक एटम है और साथ ही ऑक्सीजन के 2 एटम्स यानी कि एक पूरा मॉलिक्यूल है, जबकि दूसरी तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन का एक और ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है। अब इसको बैलेंस करने के लिए डिफरेंट नंबर्स यूज करते हैं। जैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड पर कार्बन और राइट हैंड साइड पर कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 एटम्स लिए, उसी वक्त हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसी तरह आप बाकी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो और गेम के जरिए रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम के मुतालिक मुफीद मालूमात हासिल हो गई होंगी। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। आइए एक और सवाल को देखते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में आपको सबक को समझने में काफी मदद मिली होगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के बाकी तमाम टॉपिक्स को देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने घरों में महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज।